बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनवायरमेंटलिस्ट द वॉइस ऑफ नेचर। बात करेंगे हम थोड़ी सारी बटरफ्लाइज पे, तितलियों पे, मॉथ्स पे। तितलियां हम सबको कितनी प्यारी लगती हैं, हमारे बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। हम जब अपने बचपन में थे तो हम ये चीज़ देखते थे कि जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी पार्क में, किसी प्लांटेशन वाले एरिया में, कहीं पे भी, कहीं खेतों में, तो हमें बहुत सारी तितलियाँ नज़र आती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बटरफ्लाइज़ की बहुत सी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो डे बाई डे डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही हैं। अगर बात करें यूरोप की, तो यूरोप में ऑलमोस्ट 30% स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, और 10% ऐसी हैं जो एक्सटिंक्शन की तरफ जा चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इसी तरह 56% ब्रिटेन में जो हैं वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही हैं, और 10% जो सी हैं वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अगर इस चीज़ पे एक्शन ना लिया गया तो आने वाले कुछ टाइम में ऐसा होगा कि बटरफ्लाई हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी। अभी तो फिर कोई इक्का दुक्का कहीं कहीं हमें नज़र आ जाती है, आने वाले टाइम में हमें कहीं पे भी नहीं नज़र आएगी। अब ये सब हो क्यों रहा है? जिस तरह बाकी सारे हमारे प्रॉब्लम्स जो से हैं वो जनरेट हुए हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, इसी तरह बटरफ्लाइज़ के ऊपर भी इन्वायरमेंट का बहुत सीवियर किस्म का इम्पैक्ट होता है। और उसमें सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज ऑलवेज, इज़ क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज हम इंसानों पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, तो बटरफ्लाइज़ पे किस तरह वो इम्पैक्ट कर रहा है? तो बटरफ्लाइज़ का ये सीन है कि जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, तो ये चीज़ें बटरफ्लाइज़ पे इम्पैक्ट करती हैं, जो उनकी स्पीशीज़ को डिक्लाइन कर देते हैं। अगर टेम्परेचर आपका 48 डिग्री से अबव हो जाता है तो भी बटरफ्लाइज जो सी हैं वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाती, और अगर वो बिलो 28 डिग्री हो जाता है, बिलो मतलब 28 डिग्री हो जाता है, तो भी वो सरवाइव नहीं कर पाती। अब कैसे सरवाइव नहीं कर पाती? दे बिकम अनएबल टू मूव। उनकी मोबिलाइजेशन बहुत कम हो जाती है। जब वो इमोबिलाइज हो जाती हैं तो दे कैन नॉट प्रोटेक्ट दमसेल्व्स फ्रॉम प्रीडेटर्स। उनकी फ्लिंग में भी प्रॉब्लम आती है, उनकी फीडिंग में भी प्रॉब्लम आती है, एंड एज वेल एज उनकी रिप्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम आती है। ये होगी टेम्परेचर की बात। अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा बारिशों की, अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल की, फ्लड्स की, तो उसमें ये होता है कि बारिशों में बटरफ्लाइज़ के जो पर होते हैं वो सोख हो जाते हैं, और उस सोख होने की वजह से वो फिर अनेबल टू मूव हो जाती हैं, और उसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी होती है। गिर जाती हैं, उड़ नहीं सकती, और फिर इसी तरह वो बारिशों में कोई भी इस चीज़ की केयर नहीं करता कि कोई तितली है या कुछ भी है, सबको अपना पड़ा होता है। इस वजह से बटरफ्लाइज़ की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अब बात करते हैं हम एक्सेसिव विंड्स की, थंडरस्टॉर्म्स की। बहुत ज़्यादा टॉर्नेडोज़ अगर हों, या आंधी तूफ़ान जो आ जाता है वो भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल किस्म का अगर कभी आ जाता है, तो उसमें ये होता है कि बटरफ्लाइज को वो उड़ा के अपने साथ ले जाता है, और उड़ा के किसी उस इलाके में ले जाएगा जहाँ पे उनके खाने पीने का कोई सामान नहीं होगा, और जहाँ वो सर्वाइवल उनका जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हो गया जी क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस की। डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस में ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा ट्री कटिंग करेंगे, हम अपने दरख्तों को काटते जाएंगे अपने पर्पज़ को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हेंस करने के लिए, टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए, तो उसमें भी ये होता है कि बटरफ्लाइज़ का जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव करना उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और इसी तरह सब्सिक्वेंटली उनके जो कैटरपिलर्स हैं वो फीड नहीं कर पाते किसी नई जगह पे जाके, उन्हें अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, ताकि वो सर्वाइव कर सकें। हमें पता है बटरफ्लाइज पौधों पे रहती हैं। जब वो प्लांट्स ही ऐसे स्पेसिफिक नहीं होंगे तो फिर अल्टीमेटली ये होगा कि वो बटरफ्लाई की स्पीशीज़ डिक्लाइन की तरफ चले जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम थोड़ी सी अर्बनाइजेशन की। अर्बनाइजेशन में जो डिफॉरेस्टेशन है वो एक ग्रेट डील होती है कि जब आपने दरख्तों को काटना है, जगह खाली करनी है, फिर ही वहाँ पे अर्बनाइजेशन होगी, फिर ही वहाँ पे बिल्डिंग्स होंगी। तो जब ये चीज़ होगी तो बटरफ्लाइज अल्टीमेटली वहाँ से उड़ के किसी नई जगह पे जाने की कोशिश करेंगी। जब नई जगह पे जाएंगी तो रास्ते में उनको बहुत सारी बिल्डिंग्स और बहुत सारी ऐसे अनफेमिलियर चीज़ें मिलेंगी, जिसकी वजह से वो उनका सर्वाइवल रेट जो है वो लो हो जाता है। तो अर्बनाइजेशन भी बहुत इम्पैक्ट करती है बटरफ्लाइज के सर्वाइवल में, उनकी प्रोडक्शन में। फिर एग्रीकल्चरल और केमिकल्स की बात करते हैं। एग्रीकल्चरल केमिकल्स की, पेस्टिसाइड्स हो गए, फंजीसाइड्स हो गए, या इस तरह की जो भी चीज़ें होगी वो कैसे इम्पैक्ट करती हैं। हम अपनी फसलों में देखते हैं कि जो वीड्स होती हैं, जिनको हम जड़ी बूटियाँ कहते हैं, वो हमारी फसल के लिए अगर वो हार्मफुल हैं तो वो हमारी बटरफ्लाइज़ के लिए बेनिफिशियल हैं। तो जब हम उन पे स्प्रे करते हैं उन वीड्स को ख़त्म करने के लिए, तो हमारी बटरफ्लाइज़ का सोर्स ऑफ फूड जो सा है वो ख़त्म हो जाता है। और जब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर बटरफ्लाइज जो सी हैं अल्टीमेटली डेक्लिनेशन की तरफ चले जाएंगी। और
ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है उनके ग्रोथ को, उनकी प्रोडक्शन को। इसके अलावा बहुत से ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं, बहुत से ऐसे फंजीसाइड्स हैं, वीडीसाइड्स हैं, जब हम अपने क्रॉप्स में, अपनी फील्ड्स में स्प्रे करते हैं जिनको, तो वो बहुत से बटरफ्लाइज एंड एज वेल एज बहुत से इंसेक्ट्स भी ऐसे हैं जो कि उन पे सर्वाइव कर रहे होते हैं, उन पे उनकी ग्रोथ हो रही होती है, वो भी इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो ये फंजीसाइड, पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स, जितने भी एग्रीकल्चरल आपके केमिकल्स हैं, ये सब जो हैं वो बटरफ्लाइज की स्पीशीज़ को इम्पेक्ट कर रहे हैं। हमें चाहिए इनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए और कोशिश करें कि हम अपनी बटरफ्लाइज़ को सर्वाइवल की तरफ लेके, वो जो बहुत खूबसूरत अल्लाह पाक की बनाई हुई एक कह लें कि मखलूक है, वो एक्सटिंक्शन की तरफ ना आ जाए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी अबाउट व्हाट वी कैन डू इन प्रोटेक्टिंग द बटरफ्लाइज, इन प्रोटेक्टिंग द स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज। सो स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब माई चैनल, like the videos and comment below the videos if you have any suggestions or if you want to say me something. Thank you so much. Allah Hafiz.